नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया था। आज हम लोग जो है मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। और यह मूल अधिकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नागरिकों के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। जैसे कि कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी डिस्कस कीजिए चीज़ों को। तो आज से जो है टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब चूंकि पूरे सिलेबस को इंग्लिश में डिस्कस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो बाइलिंगुअल ही चीज़ें समझ चलेंगी, जिससे जो है इंग्लिश मीडियम के लोगों को भी चीज़ें समझ में आए और हिंदी मीडियम के लोगों को भी चीज़ें समझ में आए। तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि मूल अधिकार से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जो है बेसिक स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अगर बेसिक स्तर पे आएंगे तो सबसे पहले जो मूल अधिकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार को किस भाग में रखा गया है, कौन से पार्ट में रखा गया है। तो भाग 3 में रखा गया है, पार्ट 3 में रखा गया है। किस पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 3 में रखा गया है। भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की बात की गई है, कुछ राइट्स की बात की गई है। वो राइट्स कुछ किस रूप में हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के रूप में हैं। फिर उसके बाद अगर अब इससे आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकारों के लिए या फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, या अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आप आर्टिकल्स पे आएंगे या अनुच्छेदों के विस्तार पे आएंगे तो जो अनुच्छेद है यह आपको जो है 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो 12 से लेकर 35 तक जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, अधिकारों के बारे में बात करेंगे, मूल अधिकारों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप आएंगे तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बोरो किया गया है या कहाँ से लिया गया है, जिसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो अगर आप यहाँ से आएंगे तो इसको जो है अमेरिका से लिया गया है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकारों को जो है अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है क्या किया गया है, इसको बोरो किया गया है और भारतीय संविधान में इसको पार्ट 3 के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि अगर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट पे आएंगे, टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों के प्रकार, मूल अधिकारों के प्रकार या टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट पे अगर आप आएंगे तो मूल अधिकारों के प्रकार में या टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट में आप यहाँ पे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों में देखेंगे। एक देखते हैं बिफोर 1978, बिफोर 1978 या जो है 1978 से पहले, 1978 से पहले हम लोग देखेंगे, या बिफोर 1978। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे आफ्टर 1978, आफ्टर 1978 या जो है 1978 के बाद, 1978 के बाद और 1978 से जो है पहले। ये दो मुद्दों पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए कि अगर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के प्रकार में आएंगे तो मूल अधिकार जो है आपको 1978 से पहले कितने जो है प्रकार के मूल अधिकार थे और 1978 के बाद जो है कितने प्रकार के मूल अधिकार थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये 1978 का टाइम क्यों डिसाइड किया गया है।
चूंकि 1978 में अमेंडमेंट किया गया, 44th अमेंडमेंट 1978 या 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है क्या किया गया, एक संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उस राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उस लीगल राइट को जो है या राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ पे रख दिया गया, तो पार्ट 12 के आर्टिकल 300A या 300 क के अंतर्गत रख दिया गया। तो इस प्रकार जब एक मूल अधिकार को यहाँ से निकाल लिया गया तो 1978 के बाद कितने मूल अधिकार हो गए, 6 टाइप के मूल अधिकार हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप आएंगे तो 1978 के पहले कितने प्रकार के, कितने टाइप के फंडामेंटल राइट थे, तो 7 टाइप के क्या थे, एफआर थे। फिर उसके बाद अगर 1978 के बाद जाएंगे तो 1978 के बाद कितने हो गए, 6 टाइप के एफआर हो गए। तो इस प्रकार अगर प्रेजेंट में बात किया जाए कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो प्रेजेंट में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और 1978 से पहले कितने थे, 7 टाइप के एफआर थे। आइए एक एक मूल अधिकारों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और जो आप बेसिक स्तर पे आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स को कौन से पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 3 में। आर्टिकल का विस्तार 12 से लेकर 35 तक कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से इसे जो है लिया गया है। अगर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों के प्रकार पे आएंगे तो मूल अधिकारों के प्रकार बिफोर 1978 या 1978 से पहले जो है कितने प्रकार के थे, 7 टाइप के एफआर थे। और आफ्टर 1978 या 1978 के बाद एफआर कितने हो गए, 6 टाइप के एफआर हो गए। आइए देखते हैं कौन कौन से एफआर थे, उसको क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ एफआर, अगर टाइप ऑफ एफआर पे आएंगे तो हम लोगों ने बात किया कि बिफोर 1978 1978 से पहले और आफ्टर 1978 या जो है 1978 के बाद। 1978 के बाद कितने हो गए, 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए। और 1978 से पहले कितने थे, तो 7 टाइप के क्या थे, एफआर थे। ये चीज़ें क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से एफआर कैसे दिखाई दे रहे थे। तो अगर आप आएंगे तो आपको जो पहला एफआर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी या इसको बोला जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी। और समानता के अधिकार पे आएंगे तो इसके लिए जो आर्टिकल बताया गया है वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से 18 तक जो है कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी का बात किया गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत लोगों को समान अधिकार देने की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। तो राइट टू इक्वलिटी जो है पहला फंडामेंटल राइट्स है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 18 तक है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। अगर राइट टू फ्रीडम पे आप आएंगे तो राइट टू फ्रीडम या इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो आर्टिकल बताया गया है वह 19 से लेकर 22, तो 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद अगर तीसरे अधिकार पे आएंगे तो तीसरा अधिकार कह रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे आएंगे
या शोषण के विरुद्ध अधिकार पे आएंगे तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है इसके बारे में जो बताया गया है वह आर्टिकल बताया गया है, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। तो 23 से 24 तक जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आएंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर कह रहा है कि 4 कौन सा अधिकार है, राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, या इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल 25 से 28 तक बताया गया है, 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे 5वां अधिकार, तो 5वें अधिकार पे अगर आप आएंगे तो 5वें अधिकार पे अगर आप बात करेंगे तो जो 5वां है वो कौन सा है, 5वां में बताया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, या इसको बोलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार। अगर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पे आएंगे तो इसके लिए जो आर्टिकल बताया गया है वह आर्टिकल 29 और 30 बताया गया है। तो 29 से 30 में जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात किया गया है, या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बात किया गया है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे 6 नंबर, तो 6 नंबर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर राइट टू प्रॉपर्टी पे आएंगे या इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार पे आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल बताया गया था 31। अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी, परंतु 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और इसको जो है प्रेजेंट में पार्ट 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 क में रखा गया है। तो इस प्रकार यह जो है राइट टू प्रॉपर्टी करंट में प्रेजेंट में यह जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर एक है रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर रेमेडीज आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे या इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए बात किया गया है आर्टिकल 32 में। तो यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत बात किया गया है। तो इस प्रकार यह 7 प्रकार के अधिकार थे बिफोर 1978 या 1978 से पहले, जिसमें पहला अधिकार राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 या इसको समानता का अधिकार भी कहते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद फोर्थ है राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। फिर उसके बाद 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसको बोलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें आर्टिकल 29 से 30 के बारे में बात किया गया है। फिर 6 नंबर है राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में बताया गया था। यह जो है करंट में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद 7th नंबर आएंगे तो रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया गया है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर बात किया गया है। यह कहाँ पे बताया गया है, तो आर्टिकल 32 में बताया गया है। तो इस प्रकार 6 नंबर राइट टू प्रॉपर्टी जो है यह फंडामेंटल राइट नहीं है, यह लीगल राइट है। तो इस प्रकार प्रेजेंट में 1978 के बाद कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हो गए। जो एक राइट बाहर किया गया जो पहले आर्टिकल 31 में था,
संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, 1978 में बाहर कर दिया गया। इस प्रकार इन प्रेजेंट में फंडामेंटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार आपको जो है 6 टाइप के दिखाई देंगे। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सारे अधिकारों के बारे में। अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आएंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी फैक्ट है उसको यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं। या संपत्ति का अधिकार, तो अगर संपत्ति का अधिकार पे आएंगे तो इससे संबंधित 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। इसको यहीं पे आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी 1978 से पहले एक फंडामेंटल राइट्स था, एक मूल अधिकार था, उस मूल अधिकार को कौन से आर्टिकल में रखा गया था, तो पहले ये कौन से आर्टिकल में था, तो पहले यह जो है आर्टिकल अनुच्छेद या आर्टिकल 31 में रखा गया था। किस में रखा गया था, आर्टिकल 31 में जो है इसको रखा गया था। किस रूप में रखा गया था, तो एफआर के रूप में रखा गया था, फंडामेंटल के रूप में रखा गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले 1978 से पहले जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था या फंडामेंटल राइट्स था, उसे कौन से आर्टिकल में रखा गया था, तो उसको जो आर्टिकल में रखा गया था उस आर्टिकल का नाम क्या था, आर्टिकल 31 में जो है उसको रखा गया था। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, इसे जो है कब मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर किया गया, या जो है फंडामेंटल राइट्स से जो है इसे लीगल राइट कम बनाया गया, तो इसको 1978 में क्या कर दिया गया, 1978 में फंडामेंटल राइट्स से इसे क्या बना दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया। इसे लीगल राइट बनाया गया या इसे जो है विधिक अधिकार बनाया गया। लीगल राइट या विधिक अधिकार बनाया गया। तो कब बनाया गया, 1978 में इसे फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी से बाहर करके इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। लीगल राइट या इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट गलत होगा। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि क्या है, एक लीगल राइट्स है, एक विधिक अधिकार है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो है कौन सा अमेंडमेंट करके जो है इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया। तो जो अमेंडमेंट किया गया उसको बोलते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या बनाया गया, इसको लीगल राइट जो है बना दिया गया। तो इस प्रकार अगर अमेंडमेंट पूछे तो कौन सा संशोधन होगा, कौन सा अमेंडमेंट होगा, तो 44th अमेंडमेंट होगा। कब किया गया, 1978 में। पहले कौन से आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में था। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसको प्रेजेंट में कौन से भाग में रखा गया है, कौन से पार्ट में रखा गया है, तो इसको पार्ट 12 में रखा गया है या भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 में जो है एक लीगल राइट के रूप में रखा गया है। उसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो इसको आर्टिकल इसको जो है 300A में रखा गया है या 300 क में जो है इसको क्या किया गया है, रखा गया है। इस प्रकार जो है इतने तरीके के क्या बनेंगे, संपत्ति के अधिकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि पहले कौन से आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में था,
इसे कब लीगल राइट बनाया गया? तो इसको 1978 में लीगल राइट बना दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लीगल राइट बनाया गया? तो इसको जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा लीगल राइट बनाया गया। कौन से पार्ट में प्रेजेंट में रखा गया है? पार्ट 12 में प्रेजेंट में रखा गया है। कौन से आर्टिकल में रखा गया है प्रेजेंट में? तो आर्टिकल 300A में जो है इसको क्या किया गया है, रखा गया है। विश्वास मानिए राइट टू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं क्या है? कम है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो अगर इससे संबंधित कोई करंट का अपडेशन होगा तो करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ट्रेडिशनल से संबंधित जो पुराने फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन हैं, फैक्ट हैं, ये इतने मोर देन सफिशिएंट हैं। आप राइट टू प्रॉपर्टी या जो है मूल अधिकार में जो राइट टू प्रॉपर्टी का बात किया गया था उससे संबंधित इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल के बारे में। अगर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल में आएंगे तो 12 से लेकर 35 तक बात किया गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या बात किया गया है। तो आर्टिकल 12 में अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 12 में जो है डिफिनीशन ऑफ स्टेट या जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य के दायरे में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो यह डिफिनीशन आप या राज्य को जो है डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, उन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। अगर आप आएंगे तो स्टेट के जो डिफिनीशन में या जिसको डिफाइन जो किया गया है, अगर इसके अंतर्गत आएंगे तो इसमें जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट या केंद्रीय विधायिका या जिसको संसद बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका एवं सरकार, केंद्र सरकार का बात हो रहा है। उसी प्रकार से दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट या जो है इसको बोलते हैं राज्य विधायिका और एवं सरकार। अगर राज्य विधायिका एवं सरकार पे आएंगे तो जो है पहले केंद्रीय विधायिका, इसको संसद बोलते हैं। तो संसद एवं सरकार जो है क्या होगा, राज्य के दायरे में आएगा। उसी तरीके से राज्य विधायिका में आएंगे तो इसको विधानमंडल बोला जाता है। तो राज्य की जो सरकार होगी और जो राज्य का लेजिस्लेटिव होगा उसको भी राज्य के दायरे में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज या स्थानीय प्राधिकार, तो स्थानीय प्राधिकार को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें जो है राज्य के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है। और अगर आप DPSP में जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कहाँ पे बताया गया है, तो यह बात बताया गया है पार्ट 4 में। तो वहाँ पे भी जब आर्टिकल 36 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 36 में भी वहाँ स्टेट का जो है डिफिनीशन दिया गया है। अगर स्टेट का डिफिनीशन वहाँ पे जो दिया गया है
वह स्टेट का डिफिनीशन किसके संदर्भ में है, तो वह डीपीएसपी के संदर्भ में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में है। और यहाँ जो स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है या स्टेट के दायरे में जो लोग शामिल होंगे वह किसके अंतर्गत है, तो वह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। तो 12 और 36 में सिर्फ अंतर इतना है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है या राज्य के दायरे में कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसके बारे में बताया गया है। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि आर्टिकल 12 जो है फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आएगा और आर्टिकल 36 जो है डीपीएसपी के दायरे में आएगा। यही इतना अंतर क्या होता है इसमें दिखाई देता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आर्टिकल 12 में जो है डिफिनीशन ऑफ स्टेट के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। अगर डिफिनीशन ऑफ स्टेट में आएंगे तो इसमें जो है केंद्रीय गवर्नमेंट का बात किया गया है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट या जो है इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव या भारतीय संसद एवं भारत सरकार को शामिल करते हैं। उसके बाद राज्य की विधायिका एवं राज्य की सरकार को शामिल करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी शामिल करते हैं, स्थानीय प्राधिकार को शामिल करते हैं। आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य को डिफाइन किया गया है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 13 पे। अगर आप आर्टिकल 13 में आएंगे तो आर्टिकल 13 में जो है जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया गया है। अगर न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू पे आएंगे तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आपको यह दिखाई देगा कि अगर मान लो कि विधायिका के द्वारा या लेजिस्लेटिव के द्वारा या जिसको संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं, विधायिका लेजिस्लेटिव या संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है या कोई ऐसा रूल बनाया जा रहा है या कोई ऐसा एक्ट बनाया जा रहा है, कोई ऐसा रूल या ऐसा कानून या ऐसा एक्ट बनाया जा रहा है, अगर वह रूल या कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या अतिक्रमण करता है तो वैसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत उस एक्ट का, उस रूल का क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा या व्याख्या करेगा। और व्याख्या के दरमियान अगर वो पाता है कि वह रूल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो उस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा। क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा या गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर देगा, या उस रूल में बताए गए जो कुछ पॉइंट हैं, कुछ सब पॉइंट हैं, अगर केवल कुछ सब पॉइंट या कुछ पॉइंट जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो सिर्फ वैसे सब पॉइंट या पॉइंट को उसमें से एलिमिनेट किया जाएगा, बाकी पूरा कानून जो है वैसे का एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के संदर्भ में या अतिक्रमण के संदर्भ में आर्टिकल 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा और वैसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या जो है उसमें जो पॉइंट क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, तो वैसे कानून को क्या करता है, वैसे पॉइंट को शून्य घोषित कर देता है या उस कानून में से उसको बाहर कर देता है, पूरा कानून वैसे का वैसे रहता है। तो अगर आर्टिकल 13 में आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित
या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से संबंधित जो एक्ट होते हैं वैसे एक्ट को क्या करता है, यह शून्य घोषित करता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। तो यह जो है इसके अंतर्गत बात किया गया है। इसमें अगर आप आएंगे तो दो प्रकार के सिद्धांत है। एक जो है वैसे रूल पर लागू होता है जो स्वतंत्रता से पहले है, जैसे 1947 से पहले कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो क्या हैं, वह कानून अगर अभी भी इम्प्लीमेंट हैं, और वैसे कानून अगर जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो वह अपने आप ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, स्वयं अपने आप ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन 1947 के बाद लेजिस्लेटिव के द्वारा या संसद के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, अगर वैसे कानून में जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या अतिक्रमण होता है, तो वैसे संदर्भ में व वैसे सिचुएशन में जो है वह क्या कर सकता है, तो वह जो है उसको शून्य घोषित कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास क्या है, राइट है, यह जो है उसके पास अधिकार है। तो इस सेंस में आर्टिकल 13 में यह बात बताई गई है। तो उसमें जो है अगर आप जाएंगे तो दो प्रिंसिपल मिलेगा, एक मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ यूकलिप्स और एक मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ जो है सेवरेबिलिटी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता है वह जो है स्वतंत्रता के बाद के कानूनों पर लागू होता है, और यूकलिप्स जो है क्या होता है, वो स्वतंत्रता से पहले के कानूनों पर लागू होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकार को कौन से पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 3 में रखा गया है। कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो उसको आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसको कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो इसे जो है यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लेके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रेजेंट में नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, या नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट, या टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट, तो कितने प्रकार के हैं, प्रेजेंट में 6 टाइप के हैं, लेकिन 1978 से पहले कितने थे, 7 टाइप के थे। 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाने के बाद इसको पार्ट 12 के आर्टिकल 300A के अंतर्गत या 300 क के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में बात किया, जिसमें मूल अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम 25 से 28, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट 29 से 30, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया। और आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वह अपने अधिकारों के रक्षा के लिए जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 प्रकार के रीट क्या करता है, जारी करता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्यूरेरी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उसी तरीके से आर्टिकल 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के संदर्भ में हाई कोर्ट भी क्या करता है, 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने मूल अधिकार से संबंधित बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। कल के लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम क्या होता है, इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप जो है आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें। तो प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।